अगले 100 सालों तक भी ऐसा होने वाला नहीं है जो अब हो रहा है। पहली बार जब हिंदू नववर्ष शुरू होगा 30 मार्च को, 29 से ही आप कह सकते हो, लगभग उसी दिन अमावस्या है, ग्रहण पड़ रहा है, प्रेत योग है, श्रापित योग है। ये सब सुनने में बुरा लग रहा हो नाम से आपके, पर इसमें कुछ अच्छाई भी है, इस पे भी आएंगे। इसके अलावा जिसकी हम चर्चा कर भी चुके हैं, तुला के लिए इसी अच्छा भी है बहुत कुछ। शनि का परिवर्तन आपके लिए बहुत समय बाद अच्छा है। इनमें से प्रेत है, श्रापित है, पिशाच योग, उसके ऊपर अलग से वीडियो भी है। पर इसके अलावा भी आप देखेंगे धूर्त योग बन रहा है, पितृदोष योग बन रहा है, विक्षिप्त योग बन रहा है, ग्रहण योग बन रहा है। ये जो ग्रहण योग है ये शक्ति योग भी है कहीं ना कहीं, तो इसमें कुछ अच्छाई भी है। इसी तरह से ये जो श्रापित योग है इसको नागमणि योग भी कहते हैं। आपके लिए नागमणि ही है, तो ऐसा नहीं है। एक है गुप्त संबंध योग। ये गुप्त संबंध जो योग है ये फेम भी देता है, विशेष यश भी देने वाला होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और खप्पर योग, अब ये खप्पर योग क्या होता है? जब इस साल के जो राजा, ये जो संवत्सर है, इसके जो राजा हैं वो सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं, तो इसको खप्पर योग बोलते हैं। तो आपने गाना सुना होगा, आरती सुनी होगी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तो खप्पर का उपयोग माता ने रक्त बीज के लिए किया था, एक तरह से आप कह सकते हो। मतलब कम से कम ऐसा आता है कहीं कहीं कि वो, ताकि को वो जो रक्त बीज है ना बढ़ ना जाए। पाप, रक्त बीज का मतलब है पाप, भ्रष्टाचार है आपका, अधर्म। धर्म स्थापना हेतु भगवान कृष्ण आए, तो अल्टीमेटली सारी डायटीज धर्म स्थापना हेतु ही आई हैं। तो खप्पर योग इसी चीज़ को दिखाता है कि धर्म की स्थापना होगी, पर जब भी धर्म की स्थापना होती है तो महाभारत होता है। माता सारे रक्त बीजों को खा गई थी एक तरह से, तो वो भी एक संहार हुआ। तो कुछ उलट पलट भी होती है। ऐसे में कई बार ये भी आता है कि जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं इनका जब प्रभाव बढ़ता है तो ऋषियों के ऊपर, अच्छे लोगों के ऊपर भी कुछ आपदाएं आती हैं। तो समय तो ऊपर नीचे का ही है। इससे पहले 68 में इस तरह से का हुआ था कुछ, तो उस समय भी समाज में बड़े परिवर्तन आए थे। और खप्पर योग को अगर पुराने योगों की दृष्टि से देखा जाए तो बोलते हैं कि भाई सूखा पड़ेगा, फसल नहीं होगी। उस समय पर वही था, धन जो था ना वो फसलें ही थी। आज भी है, पर आज इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट है, आपका मिनरल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है, तूफान वगैरह आ सकते हैं, ज्वालामुखी वगैरह फट सकते हैं, वॉर वगैरह हो सकती है, जैसी पहले भी होती थी, पर अब थोड़ा बड़ा ही तरह के हथियार आ गए तो बड़ी वॉर भी हो सकती है। पर आपके लिए पर्टिकुलरली ये सारे योग क्या करेंगे, इस पे बात करेंगे। ये तो सब एक ही घर में आ गए, छठे भाव में मीन राशि में। पर इसके अलावा जो परिवर्तन होगा, सूर्य जो है 14 तारीख को आपके सप्तम भाव में जाकर उच्च के होंगे, इसके बारे में बात होगी। गुरु अष्टम में रहेंगे, वृषभ में। और मंगल जो है 3 तारीख को नवम भाव से दसम में आकर नीच के हो जाएंगे। केतु का गोचर आपके 12वें भाव में रहेगा। सारे ग्रहों की दृष्टि साल के शुरुआत में, इस हिंदू नववर्ष की शुरुआत में केतु पर रह रही है, जो मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इमोशनल चीज़ें भी होंगी इस दुनिया में। आप देखोगे कि बड़े बड़े नेता लोग भी, कंट्रीज़ भी इमोशनल डिसीजन लेंगे, ये देखने में आएगा। और अल्टीमेटली जो लोग कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं ना, हिंदू फिलॉसफी जो है वसुधैव कुटुंबकम, उसकी तरफ दुनिया जाने वाली है। धीरे धीरे अच्छाई की तरफ ही जा रही है। हमारा जो शिफ्ट है कॉन्शियसनेस का, वो ऊपर की तरफ ही हो रहा है। पर इस शिफ्ट के कारण कुछ बदलाव भी आएंगे। एक ब्लैक होल है जिसके पास जब सोलर सिस्टम जाता है, सबसे पास आता है तो सतयुग, सबसे दूर जाता है तो कलयुग। तो हम सबसे दूर से अब थोड़े से उधर की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से हम अच्छे युग की तरफ बढ़ रहे हैं। पर ये ट्रांजिशनल फेज है, जो उतार चढ़ाव वाला होता है, जो चल रहा है ऑलरेडी, जो चल रहा है। जब शनि मकर में आए थे तब से ही, और अब मीन में आ रहे हैं। तो मीन क्या है? समाप्ति है, अंत है, मोक्ष है। आपका एक नई यात्रा है, एक जीवन का अंत है, दूसरे का आप कह सकते हो शुरुआत है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वर्ष रहने वाला है। ये महीना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने हिसाब से देखा जाए तो अभी आपका साल शुरू हो रहा है। वो 31 दिसंबर तो होता ही है, वो फेमस हो गया। पर चंद्र और सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो अभी आपका 30 मार्च से आप कह सकते हो, तो अप्रैल का तो ये राशिफल है ही। चैत्र का जो पहला दिन है, प्रतिपदा है, उससे नववर्ष की आपकी शुरुआत होगी। पहले ही दिन में इस तरह के ग्रह हैं। सबसे पहला योग धूर्त योग, मतलब शनि और बुध का योग, आपके लिए अच्छा है।
ओवरऑल तो नाम से ही पता लग रहा है धूर्त मतलब बुद्धि का काम ना करना, बुद्धि का स्लो हो जाना, या स्वार्थवश कई बार हम कोई काम करते हैं लाभ के लिए करते हैं, पर वो अल्टीमेटली हमारे लिए भी बुरा और प्रकृति के भी लिए बुरा, जो इंसान ने किया है नॉर्मली अभी भी। पेंसिल बनाई हो या साबुन बनाया हो, फ्रिज बनाया हो या टीवी बनाया हो, जहाज़ बनाया हो या कालीन बनाया हो, पर हर चीज़ में प्रकृति का नुकसान किया और खुद प्रकृति का पार्ट है। हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से ही बना है ना, अब पंच तत्वों से हमारा मन भी बना है। 5 तत्व हैं, 10 प्रकार के मन हैं, इसीलिए रावण के 10 प्रकार के शर हैं। और उसको जब कंट्रोल करना होता तो नाभि मतलब उसकी जड़ पे, आप ऊपर से मन को नहीं काट सकते, ऊपर से दबा के काम नहीं कर सकते, उसके जड़ पे आपको उसको समझना होता है कि ये सब मन का खेल है, तब ही उस पर कोई कंट्रोल लाया जा सकता है। रामायण यही सिखाती है। पर हमने क्या किया है, हमने मन के लिए ही चीज़ें बनाई हैं, मन का यूज करके ही लोग धन कमाने की भी कोशिश कर रहे हैं, मीडिया जो है जो भी मान लो। और दुनिया में भी कोई चीज़ बनाई है तो उससे अपना तो कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, फ्रिज से ठंड आती है, पर वो उसमें जो गैस है वो खाने को ख़राब कर रही है, जो भी है, और प्रकृति को नुकसान हो रहा है। और हम प्रकृति का पार्ट हैं, तो कभी ना कभी कुछ उल्टा सीधा तो हो गई। विज्ञान फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर जाए इसकी पॉसिबिलिटी है, पर अब ये ट्रांजिशनल फेज़ है, इसमें अगर हम संभल गए तो बहुत कुछ संभल भी सकता है, और अगर हम नहीं समझे तो चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, फिर से दुनिया की शुरुआत होगी, वो भी हो सकता है। पर चांस है कि हम संभलेंगे, ऐसी चीज़ों पे आएंगे जो शायद सबके लिए अच्छी हैं, और जो ऐसे नियम हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो करप्ट कर रहे हैं दुनिया को, बुरा कहीं ना कहीं उनसे जो है हम लोग अलग हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है, जलन बढ़ रही है, जो भी कुछ हो रहा है वो शायद धीरे धीरे समाप्त होगा, और प्रेम की तरफ, कंपैशन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ हम जाने वाले हैं। इसकी पॉसिबिलिटी है, हो जाए तो बढ़िया ही है। आपके लिए धूर्त योग भी अच्छा हो गया, क्योंकि आपके लिए बुध जो हुए एक नवम के स्वामी हो गए, और शनि आपके लिए योग कारक ग्रह हो गए, तो आपके लिए धूर्त योग नहीं रहा, ये राजयोग बन गया। पर कहाँ बन रहा है? छठे भाव में। इसका अर्थ है वह पंचम और चतुर्थ का स्वामी छठे में जा रहा है। आप मेहनत, हार्ड वर्क, एफर्ट से आपको रिजल्ट मिलेगा। मेहनत, एफर्ट, रिजल्ट से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? मतलब फेम मिल सकता है, नेम मिल सकता है, एजुकेशन में आप अच्छा कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद से संबंधित किसी काम के लिए आप प्रयास कर रहे हो, घर बेचना, घर खरीदना, उसकी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। आपका भाग्य आपके एफर्ट की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से आपका साथ देगा। तो एफर्ट तो दिखा रहा है, पर अल्टीमेटली आपको फॉरेन विदेश जाने के योग भी ये बना रहा है। ऐसे विक्षिप्त योग जो है, चंद्रमा और बुध का योग, ये भी आपके लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि नवम और दसम का धर्म कर्म अधिपति योग बन गया। नॉर्मली काल पुरुष की राशि में अगर आप इसे देखोगे तो अच्छा योग नहीं है, पर आपके लिए अच्छा हो रहा है, तुला वालों के लिए बढ़िया हो रहा है। शनि का गोचर तो आपके लिए बढ़िया है ही, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया भी, आप उसे देख भी सकते हो। शनि का मीन राशि में गोचर, पर ये जो योग बन रहा है जिसको विक्षिप्त योग बोलते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा। पर क्यों बोलते हैं? क्योंकि चंद्रमा क्या है? मन सो जाता है। चंद्रमा हमारा मन है, मन से ही सब कुछ है, दुनिया है। और चंद्रमा का व्यवहार पानी की तरह है, पानी की तरह है, और पानी तो चलता रहता है, तैरता रहता है, हिलता रहता है, डुलता रहता है। पर अगर पानी हिलता डुलता रहे तो उस पर क्या बनता है? कुछ नहीं बनता, कोई तस्वीर नहीं बनती। इसका मतलब क्या हुआ कि मन कहीं भी नहीं जा रहा होता, हर जगह जा रहा होता है। इससे क्या होगा? हमें कोई किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। हम इधर उधर थोड़ा बहुत ऐसे कुछ कर लेंगे, अपनी बुद्धि के अनुसार, इंसान है तो बुद्धिमान है। पर अगर मन शांत हो जाए, अगर मन भटके नहीं, बुद्धि भटके नहीं, जो बुध है एक लक्ष्य पर केंद्रित हो, उस पर फोकस्ड हो, तो लक्ष्य को पाया जा सकता है ना। तो इसी वजह से इसको विद्वान योग भी कह देते हैं, अगर आप मन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो। आपके केस में ये शुभ है, अच्छा है। ग्रहण योग, सूर्य और चंद्रमा के साथ में आना, और राहु और सूर्य का साथ में आना, राहु और चंद्र का साथ में आना, ये ग्रहण योग है। शक्ति योग भी बोलते हैं, मतलब शक्ति बहुत ज़्यादा होती है पर उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हम, तो ग्रहण हो गया। कोई भी चीज़ अगर है और उस पर कंट्रोल नहीं है तो वो क्या करती है? विनाश करना शुरू कर देती है, वही ग्रहण होता है आपका। किसी चीज़ की अधिकता और कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। कंट्रोल किस चीज़ से आता है? संस्कारों से आता है, ज्ञान से आता है, अध्यात्म से आता है, व्रत से आता है, अच्छी अच्छी बातें सुनने से आता है, अच्छे लोगों के साथ बैठने से आता है। तब आपकी समझ में आता है कि जो चीज़ें खास कर जैसे इंद्रिय सुख हैं, बाहर वाली जो चीज़ें हैं, वो आपको शुरू में मीठी या अच्छी भले ही लगें, अंत में उनसे दिक्कत ही होती है।
बंधन ही आता है। और जो चीज़ शुरू में बंधन लगती है, डिसिप्लिन है आपका, किसी काम को समय से करना, समय पे करना, ऐसे जो आपको बंधन लग रहा है, उससे बाद में स्वतंत्रता आती है, फ्रीडम आता है, समय आता है। तो ये चीज़ समझने की होती है। तो इसको कैसे भी हम यूज कर सकते हैं। आपके केस में फिर भी ये जहाँ तक है, जब छठे भाव में आता है तो रोग को समाप्त करता है, बीमारियों को समाप्त करता है। किसी कोर्ट केस में आपका चल रहा है तो उसके समाप्त होने की संभावना ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है आपके लिए। जड़मती योग, राहु और बुध। बुद्धि जब लोभ और लालच के को सेंटर बना के काम करती है तो अल्टीमेटली खुद का नुकसान कर देती है। हालांकि बहुत तेज़ी से काम करती है, बहुत सारा लाभ भी ये योग करा देता है, पर चूंकि सेंटर में स्वार्थ है और तो उसमें हम जो गड्ढा खोदते हैं उसमें खुद ही गिर जाते हैं। जैसा कि ह्यूमंस के साथ पहले भी हुआ है, कई बार यहाँ पर विनाश हुआ है। इसीलिए हुआ है क्योंकि जो भी मन कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, स्वार्थवश कर रहा है। तो वो एक गड्ढा खोद रहा है बड़ा बड़ा दूसरों के लिए, ऐसा उसको लग रहा है, पर वो उसमें खुद ही गिर जाता है, क्योंकि वो और दूसरे अलग नहीं है, सब एक ही उससे आए हुए हैं। एक ही बिग बैंग हुआ था, एक से सब जग उपजा, सारा जग जो है ना वो एक ही से आया, एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है। और अगर हम दूसरों का नुकसान करके अपना फ़ायदे की सोच रहे हैं, अल्टीमेटली सबका नुकसान हो रहा है। वही होता है, इसी को बोलते हैं धूर्त हो गए, जड़मती हो गई, कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जिसको अच्छा समझ के कर रहे हैं वही हमारा, उससे ही हमारा नुकसान होने वाला है। अच्छा तो वही है कि सब लोग एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, प्रकृति का ख्याल रखें, तो सभी सुखी रहेंगे। जो किसी को प्रॉब्लम है वो भी दुखी नहीं रहेगा, और जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो तो है ही नहीं, और प्रकृति के लिए भी अच्छा रहेगा। पर ये चीज़ आते 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 दुनिया रह जाए, ये बड़ी बात है। आपके लिए योग बढ़िया है, अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुला वाले और वृषभ वाले और कुछ और भी हैं, वन ऑफ द लकी चेंज आ रहा है। तुला के लिए पहले 7.5 चली, फिर ढैया चली, फिर पनौती चली, तो बहुत समय से टफ समय ही है, तो कहीं ना कहीं बेटर है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई अच्छी दशा महादशा है, आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। बाई चांस जन्म कुंडली में अच्छे योग नहीं है, अच्छी दशा महादशा नहीं है, तब भी कुछ ना कुछ तो बेहतरी आएगी, खास करके मई के बाद। पर हम अप्रैल के महीने में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में इस तरह के योग अच्छे ही होते हैं। विष योग, चंद्रमा और शनि का योग, ये भी आपके लिए अच्छा ही है। पंचम और दसम का योग बन रहा है, चतुर्थ और दसम का मतलब रियल एस्टेट से, ज़मीन से, माता से, पुत्रों से, संतान से, एजुकेशन से, प्रीतम से, प्रिया से, मतलब अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आदि से, दोस्तों से, फ्रेंड से, इनसे फ़ायदा भी हो सकता है। इन सब चीज़ों में आपको लाभ भी हो सकता है। इन सब चीज़ों के थ्रू आपका नाम भी हो सकता है, आप अपने कुल का नाम भी कर सकते हैं। हाँ, शनि चंद्रमा विष योग मतलब थोड़ा बहुत नाराज़गी आसपास होना, कुछ दुख थोड़ा बहुत होना, इसकी पॉसिबिलिटी वो तो सभी के लिए है, पर अल्टीमेटली आपके लिए ये योग भी एक राजयोग की तरह काम कर रहा है। हाँ, इसमें यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। इन सारे ही, चाहे वो आपका प्रेम प्यार है, एजुकेशन है, माता है, फ्रेंड्स हैं, उसमें अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ज़रूर निभाना है, उसको नहीं छोड़ना है। बाकी उधर से अगर कोई चीज़ ऐसी है भी जो आपको नेगेटिव लग रही है तो उसका अपने मन पे प्रभाव नहीं होने देना है, अपने मन को पवित्र ही रखना है। बुद्धि से काम अवश्य लेना है ना। बुद्धि का यूज करना एक अलग बात है, पर उसकी वजह से परेशान हो जाना, अपने मन पे असर डालने देना, उन नेगेटिव इमोशंस का अपने ऊपर हावी हो जाना, ये गलत है। ऐसे में क्या होगा, किसी दूसरे का नुकसान आप करें ना करें, आपका नुकसान तो 100% हो रहा है। क्योंकि हमारा मन ना, थोड़ी सी भी नेगेटिव थॉट स्टार्ट होती है तभी जब हमारा लीवर है, हमारा माइंड है, हमारी बॉडी है, हमारे ब्लड में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें बनने लगती हैं। तो ऐसे में पॉजिटिव थॉट्स का होना, अंदर से एक हैप्पीनेस की फीलिंग का आना, वो तभी आएगी जब रियली में कहीं ना कहीं आप ग्रेटिट्यूड में होगे, कहीं ना कहीं आप किसी को भी माफ़ कर दोगे, किसी को कह सकते हो कि दुश्मन रियली में नहीं मानोगे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका कहीं कंपटीशन है तो बात अलग है, पर किसी की वजह से आपके अंदर नफरत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा है तो आप दुनिया का तो बुरा करेंगे या नहीं करेंगे कुछ कह नहीं सकते, अपना तो ज़रूर कर रहे हैं। इसके बाद गुप्त संबंध योग। अब गुप्त संबंध योग ऐसा कुछ नहीं है, गुप्त संबंध योग ये यही कहता है, एक तो हमें थोड़ा सा मैरिज लाइफ में ध्यान रखना है, दूसरा
शुक्र और राहु का योग आपको फॉरेन लैंड से, विदेशों से फेम भी दे सकता है, किसी फीमेल के थ्रू, आर्ट, मीडिया, खुशबू, इन सब की चीज़ों के थ्रू आपको कुछ धन वगैरह भी मिल सकता है। पर हाँ, थोड़ा रिश्ते वगैरह में ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर स्त्रियों के साथ सम्मान से रहें, उनके साथ आप कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सुधार लें, क्योंकि ये मरण कारक स्थान भी है शुक्र के लिए। तो यहाँ पर कभी कभी फीमेल्स के थ्रू, फीमेल की वजह से या फीमेल्स के कारण थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सारी फीमेल्स बुरी हों ऐसा नहीं होता, बहुत सारी फीमेल्स अच्छी भी हैं, इस बात को भी ध्यान में रखो, क्योंकि शुक्र कहाँ आ रहे हैं, मरण कारक स्थान में आ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके साथ थोड़ा 2-3 बार एक्सपीरियंस ऐसे रहें और उसके बाद आपको ऐसा लगे कि सारी ही फीमेल्स थोड़ी गलत होती हैं या इस तरह की होती हैं, पर ये रियलिटी नहीं है, ये आपको समझना होगा। क्योंकि शुक्र थोड़े से तो खराब यहाँ हो रहे हैं, उतने ज़्यादा नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि ए उच्च के शुक्र हैं और फिर अभी वक्री रहेंगे कब तक? 13 तारीख तक। 13 के बाद शुक्र जो है वो आपके मार्गी हो रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। शुक्र आपके राशि के भी स्वामी है, ये भी एक कारण है कि भाई 13 तारीख के बाद स्वास्थ्य में भी आपके वृद्धि होने की संभावना है। 13 तारीख तक आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के मामले में, इनहेरिटेंस के मामले में भी 13 तारीख के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। बुध भी आपके वक्री चल रहे हैं, है ना, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, पर बुध आपके मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को, आपका 7 अप्रैल को हो जाएंगे। तो 7 के बाद किस्मत थोड़ा बेहतर साथ दे, इसकी पॉसिबिलिटी है। फॉरेन, विदेश आदि के लिए आपने कोई कर रखा है तो उसकी मतलब वीज़ा वगैरह अप्लाई करें तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है, खास करके 13 तारीख के बाद। बुध का यहाँ पर रहना, ऐसे बुध नीच के हैं आपके, और बुध का राहु के साथ में आना, अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखें, कम्युनिकेशन का विशेष ध्यान रखें, खर्चा वगैरह कोई आ सकता है, लड़ाई झगड़े से आप थोड़ा ध्यान रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। छठे भाव में इतने सारे ग्रह आपको कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, आपको किसी चीज़ की तरफ प्रेरित करते हैं, पर साथ में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की भी यहाँ पे आवश्यकता अवश्य है। क्योंकि ये सारे जो ग्रह हैं ना, ये एक तरह से एक ही घर में जैसे खिचड़ी पक जाती है ना, ऐसा कुछ हो गया है। इसमें से एग्जैक्टली क्या निकल के आएगा सिर्फ ब्रह्मा ही जानते हैं, पर आइडिया हम लगा सकते हैं कि हाँ, आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव तो लग रहा है और राशियों की तुलना में। पर फिर भी कोई बहुत बड़ा निर्णय इस समय में ना लें, तो मेरे ख्याल से ये एडवाइजेबल रहेगा। मंगल शुरू में ही, महीने के शुरू में ही नवम से दशम में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। मंगल का नीच का होना, शादी विवाह की लाइफ का ध्यान रखना है। ऑफिस में कोई स्कैंडल ना हो, बॉस के साथ, टीचर के साथ, गुरुओं के साथ, बड़ों के साथ, ऑथोरिटी के साथ थोड़ा बना के रखें। यहाँ बैठ के मंगल आपको भी देखेंगे, तो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, गुस्से में, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर जमीन से संबंधित कोई काम ऑलरेडी चल रहा है तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। संतान के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ गुस्से में ना आए, किसी भी बात को सुन लें, समझ लें। जिसको बोलते हैं ना, किसी चीज़ में सडनली रिएक्ट ना करें, सुन के समझ के आराम से फिर रेस्पॉन्स करें, जो सही है वही काम करें, वही बोलें, तो मंगल आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। जब दशम में मंगल होते हैं तो हमको थोड़ा सा सोबत का, मतलब क्या हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। वो ऐसी सोबत होनी चाहिए जो आपको ऐसे काम की तरफ प्रेरित करे जिसमें आपका भी फ़ायदा हो, कहीं ना कहीं दुनिया का भी फ़ायदा हो, और किसी का नुकसान ना हो जहाँ तक हो सके। इसकी पॉसिबिलिटी मतलब मिनिमम नुकसान हो, किसी का बाई चांस कुछ होता भी है तो अपनी तरफ से इंटेंशन आपकी अच्छा करने की हो। केतु, अब केतु के ऊपर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि रहने वाली है। मंगल की भी रहेगी 3 तारीख तक, बाकी इन सब की तो रहने ही वाली है। 14 तारीख तक सूर्य की भी रहेगी। तो आप ये कह सकते हो खर्चा, विदेश यात्रा, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अगर आप उस पाथ पर हैं तो उसमें कुछ आपका बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिल सकती है। 14 को सूर्य यहाँ आ जाएंगे। सूर्य का यहाँ पर आना 11वें भाव का मतलब बिजनेस में कोई फ़ायदा हो सकता है। आपका जो स्पाउस है, जो पार्टनर है, वो कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। आपकी कंपनी बिजनेस में कोई नाम मिल सकता है, या फिर उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। वैसे ये स्थान सूर्य के लिए अस्त स्थान बोलते हैं, अस्त हो जाते हैं सूर्य यहाँ पर। और जिनके सप्तम भाव में सूर्य होता है उनके जीवन में अक्सर शादी के बाद या जीवन के उत्तरार्ध में बहुत बड़ा बदलाव आता है, बहुत बड़ा चेंज आता है। इस तरह की संभावनाएं बनती हैं, पर इसके लिए आपकी जन्म पत्री में भी ग्रहों का यहाँ पे होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि गोचर में हो रहा है तो हो ही जाएगा, नहीं, ये संभावनाएं हैं सिर्फ। तो ये था मेरी तरफ से तुला राशि के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव जो कि अप्रैल में आ रहा है, उसका जो राशिफल है वो। आई होप ये साल आपके लिए बढ़िया हो, अच्छा हो। हिंदू नव वर्ष जो स्टार्ट हो रहा है, इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पर उससे पहले
थोड़ा त्योहारों को देख लेते हैं। देखिए 1 तारीख को बैंक हॉलीडे है, 6 तारीख को चैत्र नवरात्र का प्राणा है, रामनवमी है, और 12 की हनुमान जयंती, 14 की बैसाखी और अम्बेडकर जयंती है। महीने के अंत में 30 अप्रैल को आपका अक्षय तृतीया है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं इस दिन से शुभ समय थोड़ा सा हमारा स्टार्ट हो रहा है। इस दिन चैरिटी करना, दान करना, किसी की हेल्प करना, अपने पितरों के नाम से कुछ करना, सोना या कुछ घर में कुछ सामान वगैरह खरीदना शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीया को माता लक्ष्मी से जोड़ते हैं हम। अक्षय मतलब ना क्षय होने वाला, तृतीया, तृतीया तिथि। सूर्य यहाँ पर अपनी राशि में होते हैं, चंद्र भी अपनी उच्च की राशि में होते हैं, इसलिए इसको अक्षय तृतीया हम बोल देते हैं। अगर हम व्रतों की बात करें, फास्ट की बात करें, तो चैत्र पूर्णिमा है 12 तारीख की, जिस दिन हनुमान जयंती भी है, और 8 तारीख की कमादा एकादशी है, ओम नमो नारायणाय। 24 तारीख को वनुत्थिनी एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10 और 25 का प्रदोष व्रत, 26 की शिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 16 तारीख की संकष्टी, 27 की अमावस्या है, बैसाखी है ना, बैसाख की अमावस्या है, और 14 तारीख को सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। सूर्य जो है मेष राशि में आ रहे हैं, जो प्रथम राशि है, प्रथम राशि है, मतलब एक नई चीज़ की शुरुआत हमारी हो रही है कहीं ना कहीं। और 12वां जो एक पुराना युग है उसका अंत हो रहा है, एक नए युग की शुरुआत का एक ट्रांजिशनल पीरियड का ये वीडियो है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोई कमेंट कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पहली बार है, और घंटी वाला बटन चाहें तो दबा सकते हैं। नेक्स्ट मुलाकात तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।